हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू सी द बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जिसका एक पार्ट हम लोग ने कल कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं और वो अकाउंट्स की पोस्टिंग कैसे की जाती है ये देखे थे। जिसमें हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ था कि हाउ वी कैन मेक ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी एंट्रीज जाती है। नाउ टुडे वी विल गोइंग टू सी हाउ टू क्रिएट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ये आज हम देखेंगे। ठीक है, देखो फाइनल अकाउंट्स का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी आप बनाएंगे तो आपको लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड। जो भी पीरियड के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो वो पीरियड की डेट डालोगे और ये आपका अकाउंट प्रिपेयर करोगे। ये अकाउंट भी ट्रेडिंग अकाउंट के जैसे ही टी फॉर्म में बनाया जाता है। यहाँ पे भी पेज को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे एंड योर रूलिंग विल बी लाइक दिस: पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाना होता है। अब यहाँ पे पोस्टिंग्स क्या होती है स्टूडेंट्स? जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगेन नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सारे एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट साइड में आएंगे और सारी इनकम्स जो है वो क्रेडिट साइड में आएगी। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है कि कौन से एक्सपेंसेस और कौन से इनकम्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम लोग पोस्टिंग करते हैं तो सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम ही पोस्ट की जाती है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम तो हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम ही पोस्ट की जाती है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे पोस्टिंग क्या क्या आती है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा पहला अकाउंट होता है जो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते समय बनाते हैं। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो बैलेंस निकलता है विच इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, उस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जैसे कि हमारे कल मैं जो सम्स आपको समझाई थी उसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था, तो ग्रॉस प्रॉफिट को हमें हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करना होता है। ये साइड डेबिट होता है, ये साइड क्रेडिट होता है। डेबिट साइड में सबसे पहले पोस्ट करना पड़ता है टू ग्रॉस लॉस होगा तो यहाँ, प्रॉफिट होगा तो यहाँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। देखो अगर ट्रेडिंग अकाउंट से आपका प्रॉफिट निकल रहा है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। वो ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप शो करोगे। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट से लॉस आ रहा है तो वो ग्रॉस लॉस कहलाएगा, और अगर ग्रॉस लॉस आता है तो वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में फर्स्ट लाइन में पोस्ट करेंगे। दोनों चीज एक साथ नहीं आ सकती, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके अलावा कौन सी पोस्टिंग की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो पोस्टिंग होती है वो होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। ये मैंने आपको लास्ट वाला जो हमारा क्लास था उसमें भी मैंने आपको बताई थी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सॉल्व किया डाला जाता है। अब जिसने वो वीडियो नहीं देखा होगा लास्ट क्लास का, वो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखी हूँ, वहां से जाके आप इसका पार्ट 1 भी देख सकते हो। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है सैलरीज, ठीक है, डेप्रिसिएशन, रेंट, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस,
ये जो सारे एक्सपेंसेस है, जो भी हमको प्रोडक्शन से के बाद सेल करने तक के जो भी सारे खर्चे लगते हैं वो आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यानी गोडाउन में रख, आपने गुड्स बना लिए, गुड्स बनाने के बाद आपने गोडाउन में रख दिए, गोडाउन से लेकर मार्केट तक पहुंचने तक के आपने जो भी खर्चे करे हो, ये जो प्रोसेस में आपने जो भी सारा खर्चा किए हो, दैट विल नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो खर्चा है ये डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये खर्चा किए बिना आपका प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, लेकिन इन खर्चों के बिना आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेच सकते हो, ठीक है। इसीलिए इस एक्सपेंसेस को कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाले जाते हैं। अब क्या है, देखो सैलरीज दोगे, आप अपने एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, आप रेंट दोगे, ठीक है, आपने आपका फैक्ट्री ऑफिस को रेंट पे लेके रखे होगे तो वो पेमेंट करोगे, एडवर्टाइज करोगे, आपने प्रोडक्ट बनाया, उसका प्रमोशन करना भी तो जरूरी है ना। विदाउट प्रमोशन हाउ कस्टमर्स विल नो अबाउट योर प्रोडक्ट, कस्टमर्स कैसे जानेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके लिए आप एडवर्टाइज करोगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा, बेचने के लिए आपको और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस लगेंगे। तो ये इस तरह के जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं दैट विल ऑल नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है लेकिन प्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं है। प्रोडक्शन के लिए जरूरी जो खर्चे होते हैं दैट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो हम ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में डाल चुके हैं, ठीक है। तो जो गोडाउन, देखो मैंने आपको कल भी क्लास में बताई थी कि आपने सप्लायर के पास से जब गुड्स आते हैं तो सप्लायर के पास से आने के बाद उसको प्रोड्यूस करने के बाद गोडाउन में जाके रखने तक के जो खर्चे हैं दैट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और गोडाउन से मार्केट तक के जो खर्चे, गोडाउन में बना के आपने गुड्स रख दिए, अपने आप तो बिकेंगे नहीं, उसके बाद आप जब गोडाउन से मार्केट तक का जो उनका प्रोसेस है, उनका जो सफर है दैट विल नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसमें जो भी आप खर्चा करते हो वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब ये चीज आप एक बार अच्छे ध्यान से देख लीजिए कि हाँ मैंने क्या लिखी हूँ। गोडाउन से मार्केट तक के जो खर्चे हैं दैट विल कम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सप्लायर से गोडाउन तक के जो खर्चे हैं दैट विल कम अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। नेक्स्ट, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा यहाँ पे क्या आ सकता है, सपोज हम देखते हैं कि हमको ग्रॉस प्रॉफिट सपोज ये ईयर में हुआ था 3000 रुपीज। आपने जब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट सपोज हो रहा था 3000 रुपीज। अब 3000 रुपीज अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा था और ये सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये सब आपने खर्चा करे और ये सब खर्चा आपको हो गया 1000 रुपए का, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आप क्या बोलोगे, अरे वाह 3000 का प्रॉफिट और सिर्फ 1000 रुपए खर्चा, यानी मेरा तो नेट प्रॉफिट 2000 रुपीज का हो गया है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका नेट प्रॉफिट सिर्फ 2000 का हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको कुछ इनडायरेक्ट इनकम भी हुई होगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ इनडायरेक्ट इनकम भी अर्न किए होंगे। अब इनडायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट इनकम मैंने वो इनकम जो आपको आपके मेन बिजनेस से नहीं हो रही है। मेन बिजनेस से होने वाली इनकम किसे कहते हैं? सेल्स को। जो आप अपना प्रोडक्शन करते हो और उसको बेचते हो, बेचने के बाद जो पैसा मिलता है वो जो होता है दैट विल नोन एज सेल्स, और वो आपकी डायरेक्ट इनकम है जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। इनडायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट इनकम मैंने वो जिसका आपका मेन बिजनेस नहीं है लेकिन आपको आपके बिजनेस से ही इनकम हो रही है। अब इसका एग्जांपल कैसे बोलेंगे? इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड यानी हो सकता है आपने कोई कस्टमर को कोई चीज सप्लाई करे होगे या फिर किसी को कोई लिंक दिए होगे जिसके थ्रू आपको कमीशन मिल रहा है किसी बिजनेस के पार्ट में, तो दैट इज योर कमीशन रिसीव्ड। अगर ऐसा कुछ कमीशन आपको मिल जाए, आपने अपना ऑफिस का कोई पार्ट रेंट पे देके रखे होगे एक हिस्सा जो आपके लिए यूज में नहीं है, तो अगर आप किसी प्रकार का रेंट रिसीव कर रहे हो, पे नहीं कर रहे, पे करोगे तो डेबिट में, रिसीव कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो योर इनकम। तो इस तरह से अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट है और आपने उसको कहीं इन्वेस्ट किए हो और उस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट, ये भी आप रिसीव कर रहे हो, तो दैट विल ऑल्सो कम अंडर इनडायरेक्ट इनकम। इसके अलावा अगर मैं और एक एग्जांपल लूं तो हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट, अगर हमको डिस्काउंट मिल रहा है क्रेडिटर्स से, डिस्काउंट रिसीव्ड,
ठीक है। अगर आप किसी प्रकार का आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो भी आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम है। तो सपोज आपको इस तरह से किसी भी एक फॉर्म से आपको इनकम हो रही है 500 रुपीज, तो क्या अभी भी आपका प्रॉफिट 2000 दिखेगा? नहीं। क्रेडिट साइड में अब आपकी इनकम का टोटल आ गया है 3500, यानी टोटल इनकम जो आपकी हुई है वो 3500 है। उसमें से आपने एक्सपेंस किए 1000 रुपीज, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया 2500। दिस 2500 इज नोन एज नेट प्रॉफिट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्या हो गया ये 2500? दिस 2500 इज योर नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा था? ट्रेडिंग अकाउंट से आपको प्रॉफिट हो रहा था 3000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। आपने और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए आपके जो कि आ गए 1000 रुपीज के, कुछ इनडायरेक्ट इनकम हुई 500 रुपीज की। ये सब जब आपने बैलेंस किया अकाउंट को तो आपने देखे कि आपको 2500 का नेट प्रॉफिट हो रहा है। एक बार ये सारा ध्यान से देख लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और कैसे होता है। अब ये एक चीज मैं बताती हूँ कि इनडायरेक्ट इनकम जब हम ट्रायल बैलेंस से सम सॉल्व करते हैं तो इनडायरेक्ट इनकम हमको कहाँ देखने मिलती है? इनडायरेक्ट इनकम यानी ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस में सिर्फ दो चीज दिखती है, या तो लाइबिलिटीज या तो इनकम। ठीक है। अब लाइबिलिटीज तो आप लोग पहचान सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लाइबिलिटीज के अंदर कौन कौन सा आइटम्स आते हैं। अब इनकम जो चीज होगी, इनकम सिर्फ दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनकम में सिर्फ एक ही इनकम आती है विच इज नोन एज सेल्स, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि डायरेक्ट इनकम के नाम पे सिर्फ सेल्स ही एक ऐसा आइटम है जो डायरेक्ट इनकम शो करता है, क्योंकि बिजनेस से होने वाला जो इनकम है वो सिर्फ सेल शो करता है, और उसके अलावा जो भी इनकम आपको दिखेगी दैट विल ऑल कम अंडर इनडायरेक्ट इनकम। आई होप आपको यहाँ तक इतना पोर्शन सब क्लियर होगा। चलिए